से चीफ जस्टिस ने अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का डिप्टी स्पीकर का फैसला बताया गलत। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के दौरान हुई कार्यवाही का दिया ब्यौरा। लोकसभा में 13 बिल हुए पारित, 129% हुआ काम। जम्मू कश्मीर बैंक केस मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली स्थित आवास पर 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में एयर इंडिया का बड़ा फैसला। रूस के आसमान में खतरे को देखते हुए मॉस्को की उड़ानों पर लगाई गई रोक। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत। बढ़ती महंगाई पर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी का स्टैंड पहले से क्लियर, चुनाव के पहले महंगाई घटाओ, बाद में बढ़ाओ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं समरकूल, देश में बना देश का ब्रांड। नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के बाहर से पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले में पकड़े गए अभियुक्त अहमद मुर्तजा से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कुछ ऐसी बातें खुलकर सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी। मुर्तजा के खुलेआम कबूलनामे ने यूपी और केंद्र सरकार को अलर्ट कर दिया है और एक और जहां उसका आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ में कनेक्शन सामने आया है, तो वहीं अब इस बीच उसका कबूलनामा भी सामने आया जिसमें उसने बताया कि वह टेम्पो से गोरखपुर पहुंचा था और खुरपी और अन्य सामान के साथ में गोरखपुर में दाखिल हुआ था। पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि हमारे साथ कर्नाटक में जो गलत हुआ वो तो हुआ। मुर्तजा यहां कर्नाटक में हिजाब विवाद की बात भी कह रहा था। उसने बताया कि सीएए और एनआरसी को लेकर भी हमारे साथ में गलत हो रहा है। मुर्तजा ने बताया कि खुरपी और बाकी सामान लेकर टेम्पो से गोरखपुर आया था, सोचा था कि काम तमाम करके चला जाएगा। यानी साफ है कि मुर्तजा ना तो मानसिक रूप से परेशान था और ना ही उसका ये सब करना अकस्मात था, बल्कि ये तो प्री प्लान था। लेकिन इस मामले पर राजनीति ना गरमाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक और जहां बीजेपी इसे सीएम योगी के खिलाफ बड़ी साजिश बता रही है और मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी का बचाव किया। अखिलेश ने बीजेपी पर मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि युवक दिमागी रूप से परेशान है। वहीं मुर्तजा अब्बासी को लेकर लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। यूपी एटीएस ने मुर्तजा का पासपोर्ट बरामद कर लिया है। पासपोर्ट में यह भी पता चला है कि मुर्तजा करीब 6 महीने से पहले ही दुबई गया था। इतना ही नहीं, मुर्तजा का ये पासपोर्ट मुंबई के पते पर बना हुआ था, यानी कि पासपोर्ट पर मुंबई के नए फ्लैट का पता लिखा हुआ था। यानी कि ये पूरा मामला साफ है कि एटीएस एक एक कड़ी को जोड़कर इस आतंक के मॉड्यूल का खुलासा करने में लगी हुई है। बहस शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं मुर्तजा की जुबानी उसकी साजिश की पूरी कहानी। तो एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। तो दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब फिर थक गया, सोच मैं बोला
कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले, मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके इसलिए किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम स्कूल से कर रहे थे, घर से निकल के आके मालूम कि हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे, लोग जहाँ भी पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर होता है? 7 पार्क रोड। 7 पार्क अभी आप देखिएगा हमने नोट में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब सारा का सामान खरीद करके गारमेंट्स म्यूजिकल में के बगल तो लिखा था, उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। परसों से बताते हैं, परसों मेरे बड़े पापा थे, अब पता है सम्मान आया अगर बताया? हाँ बताया आगे बताया। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, CCTV भी देखा, सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये सम्मान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है, तो देख लो भाई क्या है, कहीं यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ भाई लगता है रात 3 बजे आकर हम पुलिस गए, फिर हम डर गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तो फिर हम नौगढ़ के निकल लिए, एक बैग लेके जो काला बैग वही, वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब पुलिस कह रहे थे कि क्या है सोचो, कुछ भी हो गया, मतलब ग्रेजुएट हो गया हो क्या, या कुछ भी सोचो, हमारे पिछली शादी हो गई, कुछ केस किया गया, आप सोचना दिमाग लगा रहे हैं क्या हो सकती है। मतलब नहीं कुछ लग नहीं रहा है, फेंक ही लग रहा है। फिर पापा गए तो पापा आए थे उसमें किराएदारी का काम करके, तो उसमें वो नहीं थे, तो क्या कुछ सीरियस लग रहा है, कुछ ठीक है जैसे कि फॉर इमीडिएट पर्पज ये है कि किसी और के घर जाओ और फिर फोन भी ट्रेसेबल ना हो। जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। मैं मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरक्षनाथ मंदिर पे जो हमला है वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना। तो एक तरफ मुर्तजा का कबूलनामा और दूसरी तरफ राजनीति लगातार जारी है, क्योंकि अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग दल की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कृष्ण मोहन पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, और साथ ही सूर्य कुमार शुक्ला जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही प्रेम कुमार जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के इस डिबेट में। शुरुआत करूंगी मैं कृष्ण मोहन पांडे जी आप ही के साथ में कि अब पूरा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, यानी कि मुर्तजा का कबूलनामा काफी हद तक ये साफ कर देता है कि उसकी मंशा क्या थी। अब क्या आगे की रणनीति? देखिए अमनदीप जी, ये कुछ नया नहीं है। ये जो कुछ भी हम लोग जो आज कबूलनामा आया हुआ, पहले दिन ये तय हो गया था कि जो लड़का मानसिक विक्षिप्त होता वो मंदिर पे ही जाके एक धार्मिक नारा लगाकर किसी सिपाही पर हमला क्यों करेगा। यदि वो मानसिक विक्षिप्त होता तो किसी मस्जिद में भी जा सकता था और मस्जिद में जाके और वहां पे जय श्री राम बोलता या वहां पे हमला करता।
या वो किसी गिरजाघर में भी जाता, या किसी अस्पताल में जाता, या किसी अन्य जगह पे जाता, उसका टारगेट एक मठ क्यों है? और दूसरा वो मठ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, सख्त प्रशासन वाले मुख्यमंत्री का आवास भी है, वो मैं मुख्यमंत्री आवास भी कह सकता हूं। तो वो कहीं मानसिक विक्षिप्त नहीं था। और उसके बारे में पहले से पूर्व में चर्चा थी कि वो व्यक्ति नेपाली अकाउंट से सीरिया के अकाउंट में पैसे भेजता था। वो कई बार विदेशी दौरे पे भी जा चुका है, उसका पासपोर्ट गायब हो चुका है। आप जानती हैं एक सामान्य की प्रक्रिया है कि यदि किसी का पासपोर्ट गायब होता है तो उसके पासपोर्ट के गायब होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। उसके बावजूद भी इसको छिपाया गया। तो जो पासपोर्ट छिपाया गया था उसमें कहीं ना कहीं ये आतंकियों से जुड़ने का, या सीरिया, युगांडा, ऐसे दोस्तों पे जहां पे कि आईएसआई के संगठन मजबूती से काम करते हैं, वहां पे भी इसके संग नेटवर्क हो सकते थे। परंतु अब तो वो बातें रही नहीं, हो सकते थे वाली प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उसने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारे साथ जो कर्नाटक में हुआ वो गलत हुआ, जो सीए एनआरसी में हुआ वो गलत हुआ। उसने सुप्रीम कोर्ट को देश की सारी व्यवस्थाओं को डिनाई किया। तो वो कहीं मानसिक विक्षिप्त नहीं है, ये तो तय है। वो एक आतंकी संगठन का व्यक्ति है। इस पे आगे हमें सारी अपनी जांच एजेंसियों को छोड़ देना चाहिए, वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें। और इनके किन किन लोगों के साथ विदेश में और देश में किन किन लोगों से संबंध है उसकी जांच हो, वो सामने ये लोग सामने आए जो देश के साथ अपराध करना चाहते हैं, जो देश में रहकर देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के साथ साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए और उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि ये व्यक्ति जिसका राजनीतिक संरक्षण भी है, मैं आपको बता दूं, बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश नहीं जिस देश में आतंकवादी पकड़ा जाता हो और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उस किसी आतंकवादी का सहयोग करती हो, परंतु भारत और खास तौर से उत्तर प्रदेश मात्र ऐसी पार्टी है जिसमें राजनीतिक दल एक आतंकवादी के पकड़े जाने पर उसको एक सामान्य व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति बताते हैं और उसके पिता के साथ, उस आतंकवादी के साथ संवेदना जुड़ते हैं। मैं इसकी एक पुरानी घटना बताना चाहूंगा। आपको याद होगा कि बनारस में और अन्य जगहों पर ब्लास्ट हुए थे 2013 में। आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के लिए एक पार्टी विशेष के लोग सामने आए थे। भला कहिए हाई कोर्ट का, जिसने यह मना कर दिया कि नहीं, आप क्या चाहते हैं, हाई कोर्ट आतंकियों को आप पद्मश्री देना चाहते हैं, तब जाके और उन लोगों को उम्र कैद हुई। आप देखेंगे कि हम गुजरात में 29 आतंकी घोषित किए गए जिन्होंने ब्लास्ट कराए थे। उसमें से सैफ नाम का आतंकी जो आजमगढ़ का रहता है, उसके पिताजी एक पार्टी विशेष समाजवादी पार्टी के नेता के साथ घूमते। तो मैं तो खुलेआम कहूंगा इन सबकी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन दो दल और कौन कौन लोग इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और देश के साथ साजिश रच रहे हैं, देश के साथ ये हमला कर रहे हैं। ऐसे लोगों के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारे लोग जेल जाने चाहिए। ठीक है शुक्ला जी, आपका रुख करूंगी। इस पूरे मामले को लेकर आपका पहला रिएक्शन, और ऊपरी तौर पर जो कहानी निकलकर सामने आ रही है उसके अलावा क्या आप पर्दे के पीछे कुछ और भी देख रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज सर आप तक पहुंच पा रही है? मुझसे पूछ रही हैं? जी सर, आप ही से मेरा सवाल है कि इस पूरे मामले को लेकर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। और ऊपरी तौर पर जो कहानी निकलकर सामने आई है, जो मंशा कही जा रही है, इसके अलावा भी क्या कोई और कहानी आप पर्दे के पीछे देख रहे हैं? इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर अभी भी आईएसआईएस या आईएसआई के मददगार, उनके इशारे पर काम करने वाले लोग मौजूद हैं। और बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम ये बात सामने आ गई कि मजहब के नाम पर हिंसा करने को कुछ लोग करने वाले तैयार बैठे हैं और कुछ लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कोई न कोई ऐसी शक्तियां, ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको प्रेरित कर रही हैं, इनको कंट्रोल कर रही हैं, देश से भी विदेश से भी, कि मजहब के नाम पर तुम मारकाट करो, हमला करो। तो ये बहुत गलत बात है। सारे समाज की शांति व्यवस्था के लिए जरूरी है कि अपने अपने मजहब का सब लोग पालन करें और अपना धार्मिक कार्यकलाप करें।
लेकिन दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर, उनके धार्मिक चिन्हों के ऊपर, प्रतीकों के ऊपर हमला न करने लगे, मारकाट न करने लगे। तो मैं तो कहूंगा कि अब जरूरत है कि ऐसे लोगों को भी सबको चिन्हित किया जाए कि कौन लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय दंड विधान, जिसको इंडियन पेनल कोड कहते हैं, उसके अंतर्गत प्रेरित करना अपराध के लिए, हिंसा के लिए प्रेरित करना भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना बड़ा ये जुर्म है कि किसी पर हमला करना। और ये पुलिस पर जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने हमला किया, उससे लगता है कि ये स्टेट के खिलाफ, यानी राज्य के खिलाफ मारकाट करने का इरादा रखता है लड़का। और ये इस तरह के और भी हो सकते हैं, जैसे आपने बताया कि वो कह रहा है कि मैं हमारे साथ गलत हो रहा है। तो अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो कोई व्यक्ति होंगे जो इस तरह समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम मारो काटो। तो इसको चिन्हित करके जो देश के संसद के द्वारा, जो सारे 130 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी हुई संसद है, अगर उस संसद के द्वारा कोई कानून पास किए जाते हैं, कोई कार्य के देश के लिए हित में कोई नियम बनाए जाते हैं और कोई दूसरा कहता है कि ये हमारे लिए गलत हो रहा है, तो ये गलत बात है कि कुछ लोग इसका मतलब ऐसे लड़कों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके उनको मरने मारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये और भी अफसोस की बात है कि अगर कोई राजनीतिक दल इनको समर्थन देता है, कोई सामाजिक संगठन समर्थन देता है, तो उसकी भी अच्छी तरह से छानबीन होना चाहिए और जानना चाहिए सबको कि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो आप अपने संविधान के अंतर्गत जो तरीके दिए गए हैं, आप धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात मीडिया के माध्यम से समाज के सामने रख सकते हैं और जो कानून सम्मत तरीके हैं उस तरह से अपना विरोध भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप बंदूक ले लें, बांका ले लें और पुलिस को मारने लगे। और ये मूर्खता भी है। सोचिए कि क्या 2-4 जवानों के ऊपर बांका से हमला कर देने से देश की व्यवस्था बदल जाएगी? ये मूर्खतापूर्ण कार्य भी है। तो मैं कहूंगा, लेकिन इनको इतना धार्मिक कट्टरता जो सिखा दी जाती है कुछ लड़कों को, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए, इनको डिक्रिमिनलाइज और डिकम्युनलाइज, यानी कि इनके दिमाग से वो धार्मिक कट्टरता हटाई जाए, इसके लिए पूरा इंतजाम करना चाहिए। और जो ऐसे जो करते हुए पाए जाएं, उन लोगों को कड़ा से कड़ा कानून के अंतर्गत दंड दिया जाना चाहिए। और जेलों में भी जाते हैं तो भी इनका बदलाव नहीं होगा, इसलिए जेलों के अंतर्गत रिफॉर्मेशन सेंटर बनाकर इनकी मानसिक स्थिति को ठीक करना चाहिए। जो कहा गया है कि ये डिप्रेशन में है, मानसिक बीमार हैं, तो ये डिप्रेशन में है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मानसिक बीमार अवश्य हैं। और आतंकवादी अपराधी, लेकिन शुक्ला जी 90% सब मानसिक बीमार होते भी हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की बात कही जा रही थी, आप कई सारे इस तरह के केस सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या गिरफ्तारी के बाद में कुछ इस तरह के भी जांच के अंतर्गत ऐसे टेस्ट आते हैं जिनके द्वारा पता किया जा सकता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति विक्षिप्त है या नहीं? क्योंकि अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं वर्तमान में, वो ये स्पष्ट होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पूरी सियासत की लड़ाई है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि पुरुष मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ये स्वयं में एक धार्मिक कट्टरता और मजहब के नाम पर मारकाट करने की इच्छा, ये स्वयं में एक बीमारी है और मानसिक बीमारी है। इसलिए इस मानसिक बीमारी का भी इलाज करने की जरूरत है। और जरूरत देश को यह है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिल करके देश के निर्माण में अपना भागीदारी करें। जो कहा गया कि यहाँ कोई मतभेद की संभावना नहीं है, कि अपनी अपनी धार्मिक निष्ठा, अपनी पूजा पाठ सब लोग करो, लेकिन ये नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों के प्रतीक चिन्हों, मंदिरों पर हमला करने लगो। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस देश का ये बड़ा करीब 1000 साल पुराना इतिहास है कि धार्मिक कट्टरता के कारण तमाम लोगों ने हमले किए, लड़ाई झगड़ा किया, लोगों को मारा काटा और उनके धार्मिक प्रतीकों को मारा, उनको गिराया, बर्बाद किया।
इसके नाम पर आपने सुना होगा कि तमाम धार्मिक जो सिख गुरु थे उनको लोगों ने तरह तरह तड़पा करके मारा था। हाँ। आपने सुना होगा गुरु गोविंद सिंह का नाम, गुरु अर्जुन देव का नाम, तेग बहादुर जी का नाम। तो धर्म के नाम पर इस देश में बहुत हिंसा हो चुकी है सदियां बीत चुकी और हैं, अच्छी सदियां बात बीत यह चुकी है हैं, कि लेकिन उसके बावजूद भी जो बदलाव है वो नहीं देखने को मिल रहा। आज भी जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कई सारे सवाल खड़े कर देती है। मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन उससे पहले प्रेम कुमार जी का रुख कर लेते हैं। प्रेम कुमार जी, एक तरफ इस तरह की घटना होना कई सारे सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सवाल अब राजनीतिक दलों पर भी खड़े हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जहां बात राष्ट्र हित की होनी चाहिए वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अमनदीप जी, ये जो घटना घटी है आतंकी घटना है और निंदनीय है और प्रोटेक्टेबल नहीं है जी। इसका बचाव कोई नहीं कर सकता। अब इसमें जो मानसिक रोग और इस तरह की जो एंगल आए हैं वो एंगल भी जांच करने का काम जो है हमारे संस्थानों का है, उसके लिए विभाग लगे हुए हैं। लेकिन जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं या पूरे देश में विमर्श है, वो विमर्श देखिए, जांच की एक एक रिपोर्ट, एक एक बात हर दिन रिलीज की जाती है, जबकि जांच अधूरी है, जांच पूरी भी नहीं है। और उस पूरी सूचनाओं का इस्तेमाल एक धर्म विशेष के खिलाफ लगातार किया जाता है। ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये बंद नहीं होगा तो जिस बीमारी की बात शुक्ला जी कर रहे हैं वो बीमारी कैसे खत्म होगी? दिन रात कोई न कोई मुद्दा लेकर के खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, राजनीतिक दल बोलते हैं। ये भी तो बंद करना पड़ेगा। ये बंद नहीं करेंगे तो युवकों को गुमराह करने के लिए विदेशी शक्तियां बैठी हुई हैं, जो आईएसआई और दूसरी तमाम शक्तियां हैं, जो इस भावना को, वो इस राजनीतिक परिस्थिति को जिसमें 80-20 करके लड़ाई लड़ी जाती है राजनीति की, तो उसका फायदा उठाते हैं। तो ये इसका मतलब, ये बात जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब आप मुझे उसका समर्थक न बता दें कि जो मंदिर में घुस के हमला कर रहा है हम उसके समर्थक हैं। नहीं, हम मूल बात की बात करना चाहते हैं। जड़ कहाँ है? जड़ खत्म करिए, नफरत की राजनीति खत्म कीजिए, हर बात में हिंदू मुसलमान कहना बंद कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। ठीक है, इस पर कृष्ण मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में पुष्पेंद्र जी आपका रुख करूंगी। अमनदीप जी, हमारे मित्र कह रहे थे कि ये धर्म विशेष के खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, तो धर्म के खिलाफ कोई नहीं है और न भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के खिलाफ है। परंतु यदि गोरक्ष पीठ में अब्बास पकड़ा जाता है, हैदराबाद में सैफ पकड़ा जाता है और अफजल पकड़ा जाता है, यदि एक धर्म विशेष के लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग ही यदि आतंकी व्यवस्थाओं में सम्मिलित होते हैं तो हम क्या कहेंगे? हम किसको बोले, किसकी चर्चा करें? हर आतंकी जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं, उस सारी आतंकी घटनाओं में कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है, कोई ना कोई मुस्लिम ही पकड़ा जाता है। देश में या दुनिया की किसी एक आतंकी घटना का नाम बता दीजिए आप। हमारे मित्र बहुत है कि जिसमें कोई मुस्लिम छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ा गया हो। तो सामान्य प्रक्रिया है कि एजेंसियां भी ऐसे लोगों पर ही टारगेट करेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये कोई एक संयोग नहीं है। मैं आपको बता दूं अमनदीप जी, ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। अभी 3 दिन पहले जेएनयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने पीपी किट दिखाकर और दिखाया कि कैसे रेप को हिंदू देवी देवताओं से जोड़कर उसने पीपी किट दिखाया। आप जेएनयू चले जाइए, जेएनयू में संप्रदाय विशेष, एक धर्म विशेष और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस तरह की व्यवस्था की जाती है जिससे कि ये उनको घृणित मानसिकता से परिचित कराया जाए। तो ये जितने प्रोफेसर, ये जितने इनके एक स्लीपर सेल है, ये तो स्लीपर सेल है, इनके जो मास्टरमाइंड है यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, अन्य अन्य जगहों पर बैठकर इन नौजवान बच्चों को तैयार करते हैं एक आतंकी के रूप में और उनका प्रयोग करते हैं। और बार बार जब कोई अफजल पकड़ा जाएगा, कोई सैफ पकड़ा जाएगा, कोई अब्बासी पकड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग दंडित होंगे। उनको आप बचाव नहीं कर सकते और बचाव करने वाले लोग भी, मैं तो कहता हूँ, ये उसमें दोषी है। भ्रमित कर देती है। सवाल देखिए सरकार पर भी खड़े होंगे। इसको लेकर प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर उनका जल्दी से रिएक्शन। सर बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, जितनी बातें
बीजेपी प्रवक्ता ने कही, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। मुद्दे जो जब जिस घटना में जो पकड़ा जाता है, इन्होंने कहा कि सारी घटनाओं में मुसलमान पकड़े जाते हैं, ठीक है, अरे प्रशासनिक कार्रवाई करने दीजिए, आप उससे नैरेटिव करने क्यों लगते हैं कि सारे मुसलमान मिल करके नहीं, जब सारी घटनाओं में मुस्लिम पकड़ा जाता है तो फिर हम कार्रवाई किस पे करेंगे? और उनके जो तार हैं, उनके संबंधित लोगों को सर प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। कृष्ण मोहन जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। कि इस देश के न्यायपालिका द्वारा, देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कृष्ण मोहन जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज प्लीज सर, देश के कुछ तथाकथित आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी सर, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। तेरे कातिल जिंदा है सर, आपकी बारी में कोई बीच में इंटरप्ट करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है सर, बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रेम कुमार जी, अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जब कहते हैं बीजेपी प्रवक्ता आगे हम ऐसा जवाब देंगे, हम ऐसा करेंगे, अरे आप कोई नहीं है, आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। जवाब देने का काम हमारी न्यायपालिका का है, पकड़ने का काम पुलिस का है, नीतियां बनाने का काम आपकी सरकार का है या स्थानीय सरकार का है। उनको अपना काम करने दीजिए। आप हर दिन मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कीजिए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत पहले तो आपका चर्चा में, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अखिलेश यादव की तरफ से बयान सामने आया कि बड़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रही है बीजेपी, अब कबूलनामा हो चुका है मुर्तजा का, तो क्या समाजवादी पार्टी का अभी भी यही स्टैंड है? पार्टी का स्टैंड एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हमारा अपना मानना यह है कि जो गलत है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, आतंकवादी कोई जात नहीं होती है। आतंकवादी कोई भी हो, किसी भी घर का हो, किसी भी पिंड का हो, किसी भी कास्ट का हो, आतंकवादी है। जो भारत के लिए नुकसानदायक है, जो भारत का नहीं है, वो किसी का नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत देश को कम से कम हिंदू और मुस्लिम से ऊपर उठा दो। आप एक आतंकवादी को आतंकवादी कहो, 50 बार कहो, 100 बार कहो, लाख बार कहो, लेकिन उस आतंकवादी में हिंदू और मुस्लिम को ना लाओ। हम कहते हैं जो उसकी सजा है उस सजा को दो, उससे बढ़कर सजा दो, लेकिन इस भारत देश को अब इस हिंदू मुस्लिम से ऊपर निकालो। हमारा कहने का मतलब यही था कि एक जात धर्म किसी को आप टारगेट मत करो। टारगेट से होता क्या है, जब हर जगह, जब हमारी सरकार, केंद्र सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, जब एक सरकार एक ही चीज को बार बार टारगेट करेगी, आप कहो उसे आतंकवादी। हम कहते हैं अगर कोई आतंकवादी वो आतंकवादी है, उसकी जो सजा है उससे बढ़कर उसको सजा दो, लेकिन एक कास्ट को टारगेट मत करो। आप उसका नाम लो, उसे आतंकवादी कहो, लेकिन उसके बीच बीच में जो आपके तत्व हैं, जो उठते हैं हिंदू मुस्लिम वाले, उनको रोको, ताकि भाईचारा और ताकि इस भारत देश में आपसी प्यार बना रहे। या तो आप ये क्लियर कर दो कि हमको तो राजनीति करनी ही इसके ऊपर है, तो हम लोग भी बैठ जाए, भाई ठीक है, इनका तो काम ही है। हम चाह रहे हैं कि भारत देश, उत्तर प्रदेश का किस तरह अब आगे भविष्य वो सुधरे, अब वो इससे निकले, लोगों को कैसे पढ़ाई मिले, कैसे शिक्षा मिले। लेकिन अभी भी अगर हमारी भारत देश की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उसी बात पर लगी रहेगी। पुष्पेंद्र जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने भी मानसिक रूप से विषिप्त घोषित कर दिया, जांच पड़ताल कंप्लीट हुई नहीं। मैंने कहा, ये जो चीज गलत है वो गलत है। जांच से पहले चाहे हम लोग कहें चाहे कोई और लोग कहें, वो गलत है। तो अखिलेश यादव के इस बयान को आप गलत ठहराएंगे? ये कह रहा था आपसे, जो अखिलेश यादव के बयान को आप गलत ठहराएंगे? अखिलेश यादव जी ने कहा कि एक जात को टारगेट ना, आपने उनका बयान पूरा सुना ही नहीं। आप सुनिएगा, उसमें ये कहा गया कि एक चीज को ना टारगेट किया जाए। हम फिर आपसे कह रहे हैं, मैं हो सकता है व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और बढ़ा चढ़ा कर बीजेपी उसको पेश कर रही है। ये कबूलनामे से पहले के आप ही की पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट है। सुन तो लीजिए, उसकी जो उन्होंने कहा मानसिक रूप से बताया गया, उसकी आपने डिग्रियां देखी? मैडम देखिए, वो 2 बार अभी कबूलनामे के बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था। मैंने कहा कबूलनामा जब आया, कबूलनामा अब आया, कबूलनामे के साथ हम कह रहे हैं अगर कोई आतंकवादी है उसको जो सजा उसको दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्या कहें? अगर समाजवादी पार्टी मानसिक रूप से बीमार नहीं है, हम पुष्पेंद्र जी के साथ हैं, आपके साथ हम कह रहे हैं, इससे क्या कहें? ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब मानसिक रूप से बीमार मान रही है युवक को या नहीं, ये क्लियर कीजिए। आप देखिए, मानसिक रूप से बीमार या ना बीमार, उस सरकार या उसकी जो मेडिकल चीजें वो बताएंगी। अब तो फिर अखिलेश यादव ने पहले ही कैसे डिक्लेयर कर दिया अगर मेडिकल बताएगी? जो चीज उसकी थी, जो चीज सामने आई, उनको देखते हुए हमने कहा गया भाई, जो चीज हमको पता चला कि इसमें उसकी डिग्रियां, उसकी जिसमें बताया गया उसके पहले से ऑलरेडी उसके पास मानसिक रोगी वाली जो डिग्रियां थी, उसके ब्याह पर हमने कहा
या अगर आपको डिग्री कैंसिल लेंगे तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे। आप चेक करिए, उसको आप जांच करिए, जांच में अगर गलत हो तो हम आपके साथ हैं, खुले मन से करें। अगर कोई आतंकवादी है तो हम उसके साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। बात जब राष्ट्र हित की हो मैडम, उसके बावजूद भी आप भरोसा किस पर कर रहे हैं? खुला मन से उसी क्या व्यक्ति कहें, पर। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर कोई भारत देश के लिए हानिकारक है, चाहे वो कोई भी है, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो भारत देश के लिए अगर हानिकारक है तो वो किसी का नहीं है, वो आतंकवादी है। तो उसको जो सजा है उसको आप दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आगे भी आप लोगों से सवालों जवाबों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। इसी वजह ना डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर। कोविड ने एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने जो रखा है, हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमारे को घरों में बंद कर दिया है। हार्ट को दुरुस्त रखने के लिए, हार्ट की बीमारी से बचने के लिए रेगुलर वॉकिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम घर में ही हैं, हमें घर में ही एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, इन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहिए। चाहे तो घर के कमरे में चलें, चाहे घर के कॉरिडोर में चलें या घर की छत पे चलें, कोशिश करके हमारे अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए। सारे टाइम बिस्तर पे बैठना, लेटना, टीवी देखना, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। योगा घर के किसी भी कोने में किया जा सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज किसी भी घर के कोने में की जा सकती है। सिंपल फिजिकल एक्टिविटीज़ करके हम अपने आप को इस पैंडेमिक में हार्ट की डिजीज़ से बचा सकते हैं। Cancer breast is quite a common cancer during in females, so this has to be looked upon. The main is the prevention measure and to screen and diagnose it early, and it is totally curable if diagnosed early. तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है? उसके लिए एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन करना है लेडीज़ को, मे बी आफ्टर एवरी पीरियड्स उनको हम समझाएं, उनको एजुकेट करें कि वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का करें। कहीं कोई गांठ या कोई लंप फील होती है, उनको सेल्फ टेस्ट करना है। कभी भी ऐसी डाउटफुल सा गांठ फील होती है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और एक स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी टेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ब्रेस्ट मैमोग्राफी ज़रूर होनी चाहिए। साल में एक बार नहीं तो 2 साल में एक बार करा लेनी चाहिए, बिकॉज इज़ क्वाइट अ कॉमन कैंसर। और सबसे बड़ी बात यह है कि टोटली क्योरेबल है अगर ये अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए। प्रशासनिक अमले के साथ साथ तमाम जो टीमें हैं वो इसमें जांच में जुटी हुई हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण मोहन जी, सबसे पहले रुख आप ही का करूंगी। पुष्पेंद्र जी को आपने सुना, उनका कहना है कि अगर आतंकवादी है तो उसे सिर्फ आतंकवादी ही कहा जाए, उसे किसी जाति व्यक्ति विशेष से जोड़कर ना देखा जाए। बिल्कुल हम नहीं देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार, चुनी हुई सरकार है, किसी को नहीं आतंकवादी ही देखती है। जो भी व्यक्ति पकड़ा जाता है देश के हित, देश के विरुद्ध किए गए कार्य करते हुए तो आतंकवादी है, और वो आतंकी घटनाओं में शामिल है तो हम उसे आतंकवादी ही मानते हैं। परंतु आतंकी, जिसको आतंकी घटनाओं में जो शामिल हो, गिरफ्तार हो, उसको जो लोग हाई कोर्ट में जाकर उसकी केस वापसी की दलील देते हो, वो लोग कौन है? क्या वो आतंकी घटनाओं में शामिल नहीं है? आतंकी का साथ देने वाला भी आतंकी है। और मैं आपसे बता दूं कि जो मुकदमा वापस लेने वाले लोग थे, जो मुकदमा ले रहे थे, वो लोग भी आतंकी थे, उनका आतंकियों का संरक्षण देने वाले लोग थे। दूसरी बात कि जब किसी भी घटना में कोई संप्रदाय विशेष का व्यक्ति पकड़ा जाएगा, धर्म विशेष का व्यक्ति पकड़ा जाएगा और बार बार सारी घटनाओं में पकड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां उनसे संबंधित लोगों को पकड़ेंगी। और जब उनके पकड़ेंगी तो आप उनको एक संप्रदाय विशेष, जाति विशेष का नाम देंगे तो आप आतंकवादी की व्यवस्था में आते हैं। आपको स्वीकार करना होगा कि आतंकियों के हम सहयोगी है। इस देश की जितनी आतंकी घटनाएं होती है उसमें क्यों कोई अफजल पकड़ा जाता है, क्यों कोई सिर्फ फैज पकड़ा जाता है, लेकिन कृष्ण मोहन जी, आप भी इस बात को समझिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आप यहाँ पर मुसलमान कहकर अगर संबोधित कर रहे हैं तो आप ये भी याद रखिए कि हमारे देश में कई ऐसे मुसलमान रहे हैं जिन्होंने देश हित में बहुत अच्छे काम किए हैं।
एक वक्त था जब हमारे देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान थे। मैं पुनः अपनी बात को बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि आखिर किसी अब्दुल को, किसी सड़क पर चलने वाले शाहिद को, किसी चलने वाले कृष्ण मोहन को कोई आतंकी घटना क्यों नहीं, आतंकी जो निरोधक दस्ता क्यों नहीं पकड़ता है? जो आतंकी घटनाओं में शामिल है उनको पकड़ा जाता है। लेकिन यदि आप उसको धर्म विशेष का नाम देते हैं तो मैं कहता हूं आतंकी घटनाओं में आप भी शामिल है। अन्यथा इस देश में एक बड़ी मात्रा में मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उन सारे लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार करती है पुलिस? क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं है, परंतु जो इस देश में आतंकी घटना करने के लिए साजिश रचते हैं, यदि गिरफ्तार होते हैं, किसी संप्रदाय विशेष से आते हैं, तो हम संप्रदाय विशेष के लिए पूर्व डीजी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो लगातार इसी तरह के कई सारे मामले सुलझा चुके हैं, परंतु उनसे जान लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन आतंकियों को उत्पन्न करने वाले लोग स्लीपर सेल भी इसी समाज में हैं, उनको भी देखना होगा, उनको भी आतंकी घटनाओं में जो कार्य कराने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करना होगा। मैं किसी सारे देश के मुस्लिमों को दोषी नहीं मानता हूं। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, अब तो गिरफ्तारी से कोई रोक ही नहीं सकता ना। अब आप इतना ज्यादा इसको लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं तो जाहिर से बात है केंद्र में आपकी सरकार और रोज करेंगे। देश को तोड़ने वाले, देश पे हमला करने वाले लोगों को रोज गिरफ्तार करेंगे, परंतु यदि किसी को उसमें संप्रदाय विशेष दिखता है, धर्म विशेष दिखता है, लेकिन सर इसको राजनीतिक लड़ाई ना बनाया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है सर, मैं आगे आपके पास में लौटूंगी, लेकिन उससे पहले शुक्ला जी आपका रुख करूंगी। यहाँ पर कृष्ण मोहन जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो एक ही समुदाय वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम जी, मैं ये कहूंगा कि आप सब जानती हैं कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी ये रही है कि आपसी फूट का फायदा उठाकर कई लगभग 1000 सालों से देश को विदेशी शक्तियों ने गुलाम बनाकर रखा था। और ये जो लक्षण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय सबके लिए होना चाहिए कि अगर देश को कोई समस्या होती है, अगर आपस में लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, झगड़ा होता है, तो इसका नुकसान देश के हर नागरिक को होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि चाहे वो हिंदू धार्मिक व्यक्ति हैं, चाहे वो मुस्लिम मौलाना हैं, चाहे वो क्रिश्चियन या सिख गुरु हैं, वो लोग सब आकर अपील करें कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कारणों से कोई भी लड़ाई झगड़ा मारकाट नहीं करेगा और ऐसे लोगों की निंदा करें, उनका प्रस्ताव पारित करें। लेकिन देखने में आता है कि अक्सर चुप हो जाते हैं लोग। जब उनके साथ कोई सख्ती होती है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो कई लोग खड़े हो जाते हैं कि ये तो गलत हो रहा है। कई मानवाधिकार संगठन के लोग खड़े हो जाते हैं, ये अनुचित हो रहा है। लेकिन जब वो ऐसी घटनाएं करते हैं तो ये बुद्धिजीवी लोग चुप हो जाते हैं। तो सियासी और मजहबी दोनों सीमाओं से आगे बढ़कर मैं अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं अपने सारे दर्शकों से, श्रोताओं से कि भाई जो भी अपनी सियासत है और अपना मजहब है, उन बातों को अपने अलग रख करके जो हिंसा की समस्या है, देश के सामने मारकाट की समस्या है, लड़ाई झगड़े की समस्या है, इस पर सब लोग आलोचना करो कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है, उस पर मैं कृष्ण मोहन जी का रिएक्शन जरूर लूंगी कि धर्मगुरु आकर अगर अपील करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन सर एक जो सवाल है वो लगातार उठ रहा है कि विदेशी ताकतें हमारे देश में इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो युवाओं को बरगला देती है, इसके पीछे आप क्या फेलियर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत सी विदेशी ताकतें जो भारत की तरक्की से नाराज हैं। कृष्ण मोहन जी आप ही का रुख करूंगी और अपील करें। ये बार बार होता भी रहा है। अन्य धर्म के, सारे धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, वो आते हैं, अपील भी करते हैं, परंतु इस देश में छुपी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए इस देश के नौजवानों को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, एक असुरक्षा के नाम पर भड़काने का काम करती हैं और भड़काकर उनको ऐसे
अब्बासी की तरह, फैज की तरह और अफजल की तरह काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये नौजवान अपने आत्मघाती हमले, खुद को आत्मघाती बनाकर सामने आ जाते हैं, परंतु उनका जो ये कार्य करते हैं, जो बार बार उनको बरगलाने का काम करते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित रहता है, क्योंकि पकड़ा कोई अफजल जाता है, कोई सैफ जाता है, कोई इब्राहिम जाता है। जो लोग स्लीपर सेल है वो बंद कमरे में इनको समझाते हैं और खुद सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है सरकार अपने भरोसे में नहीं ले पा रही है ना सर, सरकार अपने भरोसे में नहीं ले पा रही है। सीए एनआरसी को लेकर देखिए पहले भी कई सारे विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उस वर्ग को भी अपने भरोसे में ले। इस पर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मुझे शुक्ला जी से जवाब लेने दीजिए कि विदेशी ताकतें लगातार हावी हो रही हैं सर, ये आपने भी जिक्र किया, उससे पहले प्रेम कुमार जी भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या आप ऐसा फेलियर देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, ताकि हमारे देश के फिर से गुलाम हो जाने, फिर से टूटने या फिर से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना न रहे। और कड़ा कानून इसमें बनना चाहिए कि जो कोई इन आतंकवादियों का, मारकाट करने वालों का समर्थन करता है, उनकी मदद करता है, उनको भड़काता है, ऐसे लोगों को भी उसी जुर्म का दोषी मानते हुए उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि गरीबी का, बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए नए उम्र के लड़कों को ये लोग बरगला देते हैं, भड़का देते हैं और उनको अपनी जान देने के लिए कहते हैं कि तुम शहीद हो जाओ, और अपने मौज करते हैं, अपना संगठन बना लेते हैं और बाहर से दावा करते हैं कि हमारे संगठन ने ऐसा किया, और ये लोग उसके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए चंदा इकट्ठा करते हैं। तो ये ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए, और बैन लगते ही ये लोग नाम बदल लेते हैं। इसलिए जो भी इस तरह की गतिविधि करने वाले हो उन पर तुरंत बैन लगना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं भाई साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं और ऐसी फिल्मों के माध्यम से या अन्य अखबार मीडिया के माध्यम से जो नफरत फैलाते हैं, इनको रोकने का भी कड़ा कानून बनना चाहिए। और जो बना हुआ कानून है धारा 153A जो भारतीय दंड विधान की बनी हुई, उस पर और कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नफरत न फैलाए मजहब के बीच और सियासी कारणों से कोई नफरत न फैलाए। ये कहना है आपका कि कानूनों को कुछ और भी सुधार की जरूरत है ताकि कड़ा एक्शन हो, कड़ी कार्रवाई हो। प्रेम कुमार जी, आपका इस पर क्या कहना है? जी, करके देखिए कि जैसे मानव अधिकार पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। अरे मानव अधिकार संगठन को उसका काम करने दीजिए, प्रशासन अपना काम करेगा। मानव अधिकार हर तरह के अधिकारों की वकालत करता है। एक कैदी का भी मानवाधिकार होता है, युद्धबंदी का भी मानवाधिकार होता है। हम उसको बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं? वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ है कि आतंक का विरोध करने का मतलब मानव अधिकार का भी सवाल खत्म कर दो। क्या जोर जुल्म का शासन चलेगा? वो नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि नफरत खत्म करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन नफरत कैसे खत्म होगा? क्या एक धारा में नफरत फैलाने वालों को छूट होगी और दूसरी धारा में नफरत फैलाने वालों को छूट नहीं होगी? इसमें तो सेलेक्टिवनेस भी तो नहीं चलना चाहिए। तो सेलेक्टिवनेस चल रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स में सेलेक्टिवनेस आ गया है। और जब पॉलिटिक्स में सेलेक्टिवनेस आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाहर की चीज नहीं है, समाज का ही हिस्सा है। प्रशासन भी उसी तरह से बायस्ड होता है। लेकिन प्रेम जी, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय हित की बात है, उसके बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हम अलग अलग तरह के बयान देख रहे हैं, जहां पर जरूरत है कि सारी ही राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर लड़ाई लड़े, क्योंकि ये मसला हमारे देश का है। वहां पर हम राजनीतिक बयानबाजी देख रहे हैं, यानी कि इलेक्शन निकल चुके हैं, लेकिन वो जो समय और जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है कि आखिर कैसे मुद्दे को भुनाया जा सके। मनदीप जी, अगर ये घटना जो घटी है इसकी रोज रोज की ब्रीफिंग लीक ना की जाए तो राजनीतिक बयान बंद होंगे कि नहीं होंगे? ये जानबूझ करके लीक कराया जाता है, हिंदू मुसलमान पर चर्चा कराया जाता है। तो इसका पॉलिटिकल मोटिव, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
जो शासन में है वो पार्टी जिम्मेदार है जो ये लीक करवा रही। प्रशासन को सख्त करो, क्यों तुम हर रोज ब्रीफिंग कर रहे हो, लीक कर रहे हो? जांच कंप्लीट करो, कंप्लीट करने से पहले ही बोलते हो ISI का हाथ है, फला का हाथ है, चिला का। अरे सबूत के साथ सामने आओ कि ISI का हाथ है, सबूत के साथ सामने आओ कि पाकिस्तान का हाथ है। ये करने के बजाय ये बेवजह की बहस पैदा करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कृष्ण मोहन जी से। कृष्ण मोहन जी, प्रेम कुमार जी की बातों का जवाब दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइए कि सिर्फ एक ऐसा समुदाय जिसको भरोसे में सरकार नहीं ले पा रही है। इससे पहले हिजाब का मुद्दा भी हमने देखा, उससे पहले CAA NRC को लेकर भी लगातार विरोध प्रदर्शन कई दिनों तक चलता रहा, वो भी तस्वीरें हमने देखी। अमनदीप जी, जरा मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में हम भरोसा लेने के लिए क्या किया जाए? देश में लगभग एक बहुत बड़ी आबादी में मुस्लिम आबादी रहती है या और धर्म के लोग रहते हैं। वो सारे लोग तो आतंकी घटनाओं में शामिल नहीं होते हैं। कुछ एक छोटी सी संख्या है जो इस तरह की घटनाओं में शामिल होते हैं। कहते हैं कि विश्वास में लेना है। भारतीय जनता पार्टी ने 56 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश में आवास देने का काम किया, तो क्या उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन किया? क्या उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ परिवारों को हमने भोजन देने का काम किया, राशन देने का काम किया? प्रेम कुमार जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं लौटूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को हमने 2 करोड़ लोगों को हमने शौचालय देने का काम किया, उसके डिस्क्रिमिनेशन किया क्या? तो भारतीय जनता पार्टी तो सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के परिदृश्य में विश्वास रखती है और सबको साथ लेने के परिदृश्य में काम करती है। परंतु कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए क्या कह सकता। दूसरी बात, कर्नाटक की आपने बात की, तो क्या कोई इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में यदि ड्रेस कोड तय करता है तो ये व्यक्ति विशेष तय करेगा कि इस इंस्टीट्यूशन में कौन सा कोड होगा? हर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक स्वतंत्रता है कि वो ड्रेस कोड तय करे। इस देश में IPC है, CRPC है, CPC है, तो आप ये कहेंगे कि नहीं इस देश में CRPC IPC तो है, परंतु हमारे देश से कानून, हमारे कानून से देश चलेगा? क्या संभव है क्या? और इन्होंने कहा कि ब्रीफिंग क्यों कर रहे हैं इस देश में? आपका अभी जब ब्रीफिंग न हो तो अभी आप शुरू कर देंगे कि उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ समस्या हो रही है। जो व्यक्ति विक्षिप्त था उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, क्योंकि बातें खुल के सामने आनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार ने उसको दबा के रखा। तो आपके पास तो खुला ऑप्शन है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता को, इस देश की जुडिशरी पर, इस देश की न्यायपालिका पर, इस देश की कार्यपालिका पर, इस देश के सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास है। उनको पता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो बेहतरगी से हो रहा है। इस देश की सुरक्षा को, इस देश को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। और इस देश में कुछ तथाकथित लोग हैं जिनको लगता है कि इस देश में असुरक्षित है, परंतु बाकी इस देश की बहुत बड़ी आबादी, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग देश की सुरक्षा पे एक साथ है। और जिनको ऐसा लगता है कि इस देश में उनके साथ गलत हो रहा है, ये वही लोग हैं जो इस देश के नौजवानों को गुमराह करते हैं। ठीक है, जल्दी से जवाब सर। मुसलमान ही पकड़े जाते हैं और एक ही समुदाय के लोग आतंकी होते हैं। क्या आपने बोडो उग्रवादी का नाम नहीं सुना? क्या आपने नगा उग्रवादी का नाम नहीं सुना? क्या पंजाब में कभी सिख आतंकवादी भी हुआ करते थे, आपने नाम नहीं सुना? तो ऐसा मत कहिए कि एक ही समुदाय के लोग आतंकी होते हैं। ठीक है सर, क्या आपने प्रज्ञा साधवी का नाम नहीं सुना? मुझे लगता है क्या नहीं सुना? जिस तरह से कहा आपने, कहा कंफ्यूज है, उस तरह से लगता है आप भी कंफ्यूज है। आतंकवाद में और उग्रवाद में विशेष अंतर होता है, इसको मुझे लगता है ठीक ढंग से जान लेने की आवश्यकता है। और आतंकवाद में लेकिन सर बाकी जाति धर्म से भी कई सारे आते हैं, तो प्लीज इसे जाति धर्म से जोड़कर आप दोनों मत देखिए। पुष्पेंद्र जी, आप अब कबूलनामे के बाद में समाजवादी पार्टी का जरा स्टैंड क्लियर कीजिए। सर लौटूंगे आपके पास में, सर प्लीज। मेरा अपना मानना ये है, कम से कम आगे आपके पास में लौटूंगी, आतंकवादी कम से कम अब भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जो आतंकवादी, जब हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान से कनेक्ट है और पाकिस्तान से प्रेरित है, तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे देश में इतना सक्रिय है तो क्यों है? जिस तरह आज ये मामला हाईलाइट हो रहा है, इससे उन लोगों पे भी फर्क पड़ रहा है जो उसके और साथी हैं, क्योंकि उनके आका यही चाहते हैं कि तुम फेमस हो, तुम्हारा नाम चले, और उनसे उनका मोटिवेशन बढ़ता है। तो हमको इस बात पे भी गौर देनी चाहिए कि इस फोकस को, इस मोटिवेशन को हम कैसे रोक पाएं, क्योंकि जितना उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इतने उसके साथ के जो आतंकवादी होंगे, जो उसके साथ में चल रहे हैं,
उनको मोटिवेशन मिल रहा होगा, उसके आका वही चाह रहे होंगे। तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर भी गौर दे कि इस बात को कैसे रोका जाए, बजाय हिंदू मुस्लिम के लिए, बजाय हर चीज को छोड़ते हुए। मेरा फिर आपसे दोबारा मानना है कि हर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि भारत देश कैसे बचे, इन चीजों से बचना चाहिए। हम फिर आपसे कह रहे हैं, जब से सर प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैं फाइनल सर आप बार बार मत बोलिए। आप आज तक गोडसे आज तक आप गोडसे को हाथ तक नहीं कह पाएंगे हत्यारा है, आप क्या बात करेंगे? जबरदस्ती वक्त खींच रहे हैं, क्या कह पाए आज तक आप? गोडसे हत्यारा था या नहीं था? आप आज तक बोल पाए? पूरी बीजेपी, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज तक ये नहीं कह पाई कि गोडसे जो है वो हत्यारा था। गोडसे के पूछना लोग आपसे कहोगे भारतीय गणतंत्र क्या है? आपसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम इस भारत में कोई नहीं करता। आज तक आप मैं आपसे पूछता हूँ, गोडसे हत्यारा था क्या नहीं था? गोडसे हत्यारा था या नहीं था? नहीं जवाब दे पाएंगे। बस जो देना है वही है, हिंदू मुस्लिम घर में जाके हत्या करने वाला यही तो आपको मिलता है। जवाब दीजिए ना, बताइए। समाजवादी पार्टी अब मजबूत विपक्ष में है। मैडम मजबूत विपक्ष में है, हम 2 बार कह चुके, बार कह रहे हैं राष्ट्रहित का है। मतलब बताइए तो क्या मतलब अगर हम मजबूत विपक्ष में हैं तो क्या हम भी उसी हिंदू मुस्लिम करते रहें जो ये कर रहे हैं? हम नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम, हम चाहते हैं देश ना बटे, हम चाहते हैं तरक्की हो। पेट्रोल आप देखिएगा कहां से लिया कहां पहुंच गया, लोग मरने को तैयार है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम बात नहीं तैयार है, वो विकास पे चलते, पेट्रोल बात करेंगे नहीं, डीजल बात करेंगे नहीं। हिंदू मुस्लिम पूरे भारत देश को बर्बाद करने के कारण सिर्फ हिंदू मुस्लिम आप लोगों ने बना रखा है, और उसी बात पे कह रहे हैं। महंगाई पे बोलिए, महंगाई पे बोलिए महंगाई पे। अब लोगों के स्कूल खुले, बच्चों के फीस लोगों ने अपनी मनमानी बढ़ाई है, बोलिए एक बार आप। ठीक है, नहीं कह पाएंगे, उनको सुन लेते हैं प्लीज सर। अरे सर, जाति विशेष के संप्रदाय आपसे ज्यादा जाति विशेष कौन हो सकता है? आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी भी मेहमान जुड़े हैं उनको भी बोलने का मौका दीजिए, मुझे आवाज बोलना पड़ेगा। कृष्ण मोहन जी, बाकी मेहमान भी जुड़े हैं, उनको भी सुन लेते हैं। शुक्ला जी। बहन जी, मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से आपके सामने हमारे 2 साथी वाद विवाद के प्रक्रिया में आपस में जोड़ जोड़ से ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे लड़ाई हो रही है, और इसको देखकर मैं तो आपसे भी ये अपील करूंगा कि अपने चैनल के मालिकों से ये कहिए कि देखिए, बाहर चाहे लड़ाई हो चाहे न हो, लेकिन हमारे चैनलों में इस प्रकार से बातचीत का जो ढंग निकला है, ये डिबेट की प्रणाली जो चली है, ये आपस में लड़ाई झगड़ा को समाज में बहुत बढ़ा रही है। और आप भी चाहती हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में शांति रहे जी। तो इस प्रकार की कोई बात, जैसे आपस में होता है कि हमारी बातचीत से अगर समाज में नफरत फैलती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो उससे पूरे देश को नुकसान है, समाज कमजोर होता है। और राजनीतिक पार्टियों की भी ये इसलिए नहीं देश ने, संविधान ने बनाया था कि वो आपस में कटुता के कारण लड़ने लगे और पूरे समाज को नुकसान हो, उसको कई भागों में बांट दिया जाए। तो जरूरी है कि इस प्रक्रिया को कि जो आपस में बांटने वाली है, मैं तो कहता हूं कि चैनल में भी आपस में बार बार एक दूसरे की काट छांट करने के बजाय अपनी बात 1 या 2 बार में लोग रख दें, और ये बिंदुवार काट छांट करने से, हार जीत की भावना से जो बातें होती हैं, ये स्वयं समाज को तोड़ रही हैं। और जिस तरह राजनीतिक पार्टियां, जिस तरह से हमारे धार्मिक संगठन ये काम अपने फायदे के लिए देश को, समाज को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, उसी तरह ये डिबेट भी नुकसान कर रहे हैं। सर, यहाँ पर सभी मेहमानों को इसलिए आमंत्रित किया जाता है ताकि सभी पक्ष की जो विचारधारा है उससे जनता वाकिफ हो सके, और साथ ही हमारी खुद से ये अपील होती है जनता से कि आपसी भाईचारा बना रहे। अगर बात राष्ट्र हित की और देश हित की आती है तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है सर कि पूरे देश तक वो बातें पहुंचे जो जानने का अधिकार देश के हर एक नागरिक को है। मेरे पास समय की कमी है, किकर फाइनल कमेंट सबसे लूंगी। प्रेम कुमार जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। देखिए, अभी जो कह रहे हैं शुक्ला जी, उसमें मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं भी पत्रकार रहा हूँ, 25 साल हमने जीवन गुजारे हैं। ये डिबेट जो है एक्चुअली समाज का आईना है। समाज में ये मतभेद हैं, इसीलिए यहाँ पर डिबेट में वो मतभेद दिखते हैं। ये अचानक हम लोग मतभेद नहीं पैदा करते, चाहे बीजेपी के हो, समाजवादी पार्टी के हो, आप हो, हम हो,
सबकी एक राय है और परस्पर एक दूसरे के विरोध में है। तो ऐसा समाज में है, इसीलिए ये दिखता है। इसमें चैनल की कोई गलती नहीं है, चैनल तो समाज का आईना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है। कृष्ण मोहन जी, आपका फाइनल कमेंट। जी देखिए अमनदीप जी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो भी आतंकी पकड़ा जाता है तो उसको हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके हाथों में सौंप दे और वो अपना कार्य बखूबी करेंगी। हमें राजनीति का वो विक्षिप्त है, वो पागल है, वो दिवालिया है, वो हमारी सुरक्षा एजेंसियां तय करेंगी और पुलिसिंग सिस्टम तय करेगा। दूसरा, उन लोगों को भी नसीहत है ये जो अब पकड़े जाते हैं आतंकी, तो उनको बौद्धिक रूप से अक्षम बताकर और केस हाई कोर्ट में वापस लेने वालों से अब इस देश की जनता उब चुकी है और पुनः अब एक बार स्वस्थ राह पर चल चुकी है। अब ऐसे लोगों का समय गया। अब इस देश में जो आतंकी है, सुरक्षा एजेंसियां उनको सजा देंगी, और ये जिम्मेदारी भी बन जाती है। और अब पूरे देश के नागरिकों से ये अपील है ठीक है कि ऐसे लोग कोई भी हो जो आतंकी घटनाओं में सम्मिलित है या उसका प्रयास करते हैं, उनकी सूचना दे। ठीक है पुष्पेंद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त में। डिबेट के लिए मैं अभी सर कह रहे थे, मैं डिबेट के लिए इतना कहना चाह रहा हूँ कि डिबेट जो टीवी पर होती है वो सही के लिए हो तो कोई गलत नहीं है, अगर गलत के लिए हो तो जिससे कि पब्लिक में अगर नेगेटिव जाए तो गलत है। बाकी ये डिबेट कोई सेटिंग नहीं होती है कि भाई आदमी पहले क्या बोलना है। आदमी जो बोल रहा है, जिसके दिमाग में जो है उसको बोलेगा। दूसरी बात मैं जवाब देना चाहूंगा अपने भाई का, बीजेपी वाले का। उन्होंने कहा कि वो लोग चले गए हैं। सर अभी तो वो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं जो गोडसे को आज तक हत्यारा नहीं मान रहे। बात रहे आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। फिर हम आपसे कह रहे हैं जहां जहां सरकार को हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े होंगे, जहां राष्ट्र हित के लिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कबूलनामे के बाद में अब क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या पुलिस की कार्रवाई होंगी और जो लगातार टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं वो टीमें क्या कुछ खुलासा कर पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस डिबेट पे इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम। सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल